Hello guys, welcome back to my channel Learning with Amandeep. So today we are gonna learn Political Science Class 10 Chapter 1 Power Sharing. So अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम क्या है, वहाँ पर क्या क्या हुआ, जो इस चैप्टर में आगे डिस्कस किया हुआ है। बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है, ओके और ये बहुत ही छोटी कंट्री है। इसे जैसे अगर हम कंपेयर करना चाहें तो अपने यहाँ पर हम हरियाणा से कंपेयर कर सकते हैं कि वो उतनी ही छोटी जगह है। वहाँ पर क्या कहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है जो वो भी 1 करोड़ के आसपास ही है। इसे हरियाणा से कंपेयर किया गया है क्योंकि हरियाणा भी बहुत छोटी स्टेट है। बेल्जियम अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? बेल्जियम अपना बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी इन सभी के साथ शेयर करता है और ये बहुत ही सुंदर सुंदर कंट्रीज़ हैं। और जो इसका एरिया है इक्वल है इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा, वही उसका जो हरियाणा स्टेट का एरिया है वही ही बेल्जियम के इक्वल हो। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले जैसे इसमें हम मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी के बारे में डिस्कशन होगा मोस्टली, तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि स्कूल ओवरऑल अगर स्कूल में देखा जाए तो बॉयज़ ज़्यादा हैं, बॉयज़ मेजॉरिटी में हैं, गर्ल्स माइनॉरिटी। अगर हम कुछ क्लासेस का देखा जाए कि क्लास 7th उठा ली, उसमें गर्ल्स ज़्यादा है, गर्ल्स मेजॉरिटी में हैं और बॉयज़ माइनॉरिटी में। सो आगे जो हमारा चैप्टर है वो सारा इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने बेल्जियम के बारे में देखा कि वो बहुत ही स्मॉल छोटी सी वेस्टर्न यूरोप की कंट्री है और वो अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है। बेल्जियम का एरिया हरियाणा के इक्वल ही है और उसकी जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक व्हाट इज़ एन एथनिक ग्रुप। एथनिक का मतलब क्या होता है ये बच्चों को नहीं पता और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। एथनिक का मतलब होता है कि जैसे कोई प्लेस है वहाँ पे सेम कल्चर के लोग हों या सेम लैंग्वेज बोलते हों, सेम पास्ट हो, सेम उनका जो लिविंग स्टाइल हो, उसे हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप। जैसे 5 लोग हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब की तरह उनका लिविंग स्टाइल है, तो हम बोलेंगे ये एथनिक ग्रुप है। बट ग्रुप थोड़ा ज़्यादा का होता है, 5 लोग मैंने बहुत कम बोल दिए। अब वहीं पर कोई मद्रास का है, मद्रास का लुक कैरी कर रखा है, उनका जो फूड है वो खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो भी एक एथनिक ग्रुप है। अब किसी का लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज है उसका ग्रुप है, तो हम उसे बोलेंगे एथनिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज सेम है, किसी का कल्चर सेम है, ये सारी चीज़ें एथनिक ग्रुप में आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर बेल्जियम में। अब बेल्जियम में देखें तो डच जो हैं वो मेजॉरिटी में आते हैं ज़्यादा मात्रा में। सिर्फ वहाँ पर 59% लोग जो हैं वो स्पीक करते हैं डच लैंग्वेज। बेल्जियम में डच लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं? 59% लोग बोलते हैं। 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और बाकी का जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। डच मेजॉरिटी ज़्यादा मात्रा में है क्योंकि वो 59% है और जो डच बोलने वाले लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे उसमें से। और बाकी जो 40% है जो फ्रेंच बोलते थे वो कहाँ रहते थे? वो वेलोनिया में रहते थे। एंड दे आर इंक्लूडिंग इन माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी में इंक्लूड होते थे। इसके अलावा जर्मन बोलने वाले भी लोग थे, बट हम डिस्कस करते हैं अभी कंट्री में। बट अभी हमारा फोकस क्या है? फ्रेंच और डच, क्योंकि इन्हीं की आगे स्टोरी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट लेवल। अभी हमने कंट्री लेवल पर देख लिया, अब हम स्टेट लेवल पे देखते हैं। स्टेट लेवल पे आते हैं इसका अपोजिट हो जाता है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में कम्प्लीटली अपोजिट हो जाता है। जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में आ जाएगा, जो माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी में आ जाएगा। अब माइनॉरिटी में आ जाते हैं। डच बोलने वाले टोटल कितने लोग होते हैं वहाँ पे? सिर्फ 20% लोग। और उसमें पहले हमने कितना पढ़ा है? हमने 59%, अब 20%। और मेजॉरिटी में आ जाते हैं। फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हो जाते हैं? अब 80%। तो अगेन ध्यान से समझ लो कि ब्रुसेल्स लेवल पर फ्रेंच है मेजॉरिटी में और कंट्री लेवल पर डच है।
सिचुएशन बिल्कुल ही अपोजिट हो गई है। पहले जो आगे था वो अब पीछे हो गया, जो पीछे था वो अब आगे हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हुई बेल्जियम में। वहाँ पर भी लोगों को क्या हो गया, आपस में जलन होने लग गई। लोग डच बोलने वालों को फ्रेंच वालों से होने लगे, मतलब जो डच लैंग्वेज बोलते थे उन्हें फ्रेंच वालों से प्रॉब्लम होने लगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि फ्रेंच बोलने वाले रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। डच बोलने वाले लोगों को लगता था कि कंट्री की जो इकोनॉमी का फ़ायदा है वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने उठा लिया है। और टेंशन में जेलसी बहुत ज़्यादा, मतलब कि जेलस होने लगे, बढ़ती ही जाती ब्रुसेल में। और ब्रुसेल में डच लोगों को बहुत बुरा लगता था कि फ्रेंच बोलने वालों के पास सारा पैसा भी है, ब्रुसेल लेवल पर मेजॉरिटी में भी। तो ये एक मुद्दा बन जाता है बेल्जियम में सोशल टेंशन का। और 1950 से लेकर 1960 तक दोनों की नफ़रतें इतनी बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यूरोप को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल भाई बहुत ज़्यादा तगड़े वाला भयंकर युद्ध होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ती ही जाती, वो जलते ही जाते। मतलब उनको टोकना, मतलब होता है ना किसी में, हाँ, जब किसी को नहीं अच्छा लगता तो प्रॉब्लम होने लग जाती है ज़्यादा, तो वो आगे जाकर लड़ाई हो ही जाती है। तो ऐसा ही उन्हें भी लगने लगा। अब इसके बारे में जो आगे हुआ हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका इज़ आवर नेबरहुड, हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, और एक आइलैंड भी है बहुत प्यारा सा। इट इज़ फाउंड इन साउथ एशिया, और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। जैसे बेल्जियम की हरियाणा से कंपेयर की थी हमने, इसकी श्रीलंका की भी पॉपुलेशन कम है, बट बेल्जियम और हरियाणा से ज़्यादा। उसकी ऑल ओवर 1 करोड़ के आसपास थी, इसकी 2 करोड़। मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं हरियाणा से बस थोड़ा सा बड़ा। बट इसमें भी एथनिक डाइवर्सिटी हुई बहुत ज़्यादा। एथनिक का वर्ड हमने पढ़ लिया, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, ये इन्हें बोलते हैं एथनिक डाइवर्सिटी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, मोस्ट 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन श्रीलंका। मोस्टली वहाँ पे 2 टाइप की लैंग्वेज बोली जाती। तमिल बोलने वाले कितने लोग थे? 18% थे। और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले 74% लोग थे। सिन्हाला मेजॉरिटी में है, और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले श्रीलंका में 2 तरीके के थे। सिन्हाला बोलने वाले तो 1 टाइप के थे, बट तमिल बोलने वाले वहाँ पर 2 तरीके के थे। एक तो वो लोग जिन्हें 4 फादर्स, मतलब जिसके पापा के भी पापा, उनके भी पापा, उनके भी पापा, जिनकी मतलब पूरा खानदानी कंटिन्यू वहीं रह रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेटिव श्रीलंकन। जिनका मतलब कि 4 पीढ़ियाँ, कई हम ऐसा कह सकते हैं, कई पीढ़ियाँ वहाँ पर रह रही हूँ, उन्हें हम बोलते हैं नेटिव श्रीलंकन। दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जो पहले रहते भारत में थे, लेकिन बाद में काम के लिए उनके कोई फैमिली मेम्बर श्रीलंका में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों है? वही अभी बताया कि काम के लिए। और वहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ गए और वहीं के सिटीजन बन गए। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, कि श्रीलंका में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। श्रीलंका में 74% सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, वहाँ पे अब ज़्यादा हो गए बुद्धिस्ट। और वो जो लोग थे श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, वो किसे फॉलो करते थे? वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। अब बात करते हैं तमिल बोलने वाले लोगों की। अब तमिल बोलने वाले लोग या तो हिंदी हैं या तो मुस्लिम हैं, 2 टाइप के थे, हिंदू और मुस्लिम। और उसमें से थोड़े से अलग जो हैं कि क्रिश्चियन भी थे श्रीलंका में, जिनमें से कुछ तमिल बोलते थे तो कुछ सिन्हाला। 7% लोग उनमें से ये, और उनके अलावा 7% लोग थे जो क्रिश्चियंस हैं। अब यहाँ पर होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात करते हैं कि दोनों की सरकार ने रिस्पेक्टिव एथनिक डाइवर्सिटी को संभालने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका से तो नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। एक्चुअली श्रीलंका इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन 1948 श्रीलंका आज़ाद हुआ था। हम 1947 में आज़ाद हुए थे, और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। और श्रीलंका में सिन्हाला बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए श्रीलंका की गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो भी सिन्हाला बोलने वाले लोग थे। सिन्हाला बोलने वाले लोग श्रीलंका में मेजॉरिटी को फेवर करने लगे, मतलब जो सिन्हाला बोलते थे उनको फेवर करने लगे। प्रॉब्लम यही आती है कि ऐसे मेजर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर फोकस करके बनाए जाने लगे, ऐसे में सोशल पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, और सिन्हाला बोलने वाले लोगों के लिए बनने लग गए। जो सिन्हाला बोलते थे उन्हें वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन 1956 सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया।
लीडर्स तो ऑलरेडी उसमें थे ही सिन्हाला बोलने वाले। अब उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की वो कौन सी होगी, सिन्हाला होगी, तमिल को नहीं बनाया। सेकंड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम थी श्रीलंका की सरकार ने सिन्हाला बोलने वाले एप्लीकेंट, जैसे जब हम जॉब एप्लीकेशन करते हैं उसमें लिखा है कि हाँ मुझे सिन्हाला बोलने आती है, तो ज़्यादा प्रायोरिटीज़ उन्हें दे देने लगे। तो धीरे धीरे ये पॉलिसीज़ बन रही थी, श्रीलंका की गवर्नमेंट जो मेजोरिटिज्म एटीट्यूड के साथ सिन्हाला को फेवर कर रही थी, इसी वजह से तमिल बोलने वालों को नेग्लेक्टेड फील होने लग गया। ऐसा तो जाहिर सी बात है, हर किसी को लगेगा जहाँ पर काम सब दोनों को आता है बट प्रेफरेंस एक लैंग्वेज को दी जा रही है, तो इसीलिए तमिल बोलने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।